बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जावे पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और ये साल का हमारा आखिरी शो है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इस शो को यादगार बनाएं एक ज़बरदस्त मेहमान शख्सियत की मौजूदगी में, कि उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन साथ साथ और भी बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, क्योंकि फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब वो किसी तरह से हल्के आने का नाम ही नहीं ले रहे। रमीज राजा साहब जो है वो मुसलसल जो है वो मीडिया में बयानात दे रहे हैं और क्यों निकाला की सदाएं मुख्तलिफ वो फोरम्स पे पेश करते और देते और दुआइयाँ देते नजर आ रहे हैं। और अब जो ताज़ा तरीन लपेट है उसमें आ गए हैं जनाब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो 2-3 गिने चुने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को छोड़ के तमाम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो बिक जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो है वो पेंडोरा बॉक्स जो है वो रमीज राजा साहब ने खोल दिया है। अब देखना ही है कि इसको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो किस तरह से लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इस हवाले से अपने ख्यालात का भी इज़हार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं और साथ साथ एहतजाज भी करते इस स्टेटमेंट के हवाले से नज़र आ रहे हैं। इस पर भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है उसके बारे में आपको बताते चलें कि वहाँ पर पाकिस्तान को 97 रन का अभी भी खसारा है। इससे पहले कि मजीद सारी बातें करें, प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। न्यूजीलैंड ने चौथे दिन पहली इनिंग्स 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल के खिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। कौमी टीम को पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 97 रन दरकार। ख्वाहिश है कि हम मैच बचाने के बजाय रिजल्ट की तरफ जाएं। अबरार अहमद। आईसीसी T20 और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। कौमी कप्तान बाबर आजम बेहतरीन वनडे प्लेयर्स और मोहम्मद रिजवान दूसरी बार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। राशिद खान एक मर्तबा फिर T20 फॉर्मेट के लिए अफगानिस्तान की टीम के कप्तान मुकर्रर। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। इवेंट के दूसरे रोज साबिक आलमी एमेच्योर चैंपियन एहसन रमजान को फिर शिकस्त का सामना। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि क्रिकेट के साथ साथ हमने दीगर खेलों को साथ स्नूकर्स को भी आज के शो में हमने शामिल किया। हमारी कोशिश ये होती है कि इन हेडलाइंस के जरिए तमाम तरह स्पोर्ट्स को अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएं। लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि रमीज राजा साहब का जो बयान था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से और जो मीडिया के हवाले से, उसने जो है वो खलबली मचा दी, हलचल सी मचा दी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध के सदर आसिफ खान साहब। उनको शो में हम खुश आमदेद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये रमीज राजा साहब ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, ये 2-3 सहाफ़ियों के अलावा तमाम के तमाम सहाफ़ी जो बिक जाते हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप बतौर प्रेसिडेंट सजाद इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उन्होंने उन अशखास का नाम नहीं लिया जो नहीं बिकते। तो अली सलमान साहब, आप भी उसकी लपेट में आए हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो तमाम ही उस लपेट में आए हैं और वो अपने आप को एक तरह से शर्मिंदा सा महसूस कर रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी एक कितना बड़ा खिलाड़ी, इतनी पोजीशन पर रहने वाला, वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। उन्होंने, आपने सुन ही लिया होगा उनका बयान। तो रमीज राजा साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए, और अगर कहना ही चाहिए वो इतने ब्लंट हैं, इतने माशाल्लाह वो साख रखते हैं, तो वो नाम ले दें कि इन सहाफियों को छोड़ के बाकी सब के सब ने उनके साथ ज्यादती की, और क्या ज्यादती की ये भी बताने का वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एसोसिएशन भी इसको कंडेम करती है और अभी ऑफिशियल कंडेमनेशन जो है वो आने वाली है। उसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन ने इसको कंडेम कर दिया है। उसके अलावा भी तंजीमों के कंडेमनेशन में देख रहा हूँ, लाहौर पंजाब की स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने भी कर दिया है। तो पूरा पाकिस्तान उनके इस बयान पर दिलगिरफ्ता है, अफसोस का इजहार करते हैं हम, और मुतालबा ये है हमारा कि आप कम से कम उनके नाम जरूर ले दें कि अगर किसी सहाफ़ी ने, उन्होंने ये कहा कि नई रिजीम जो आई है उसके खिलाफ साइड ले ली है कुछ सहाफ़ियों ने, अगर ठीक है, ऐसा उनका ख्याल है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन कौन है वो सहाफ़ी
क्या हमारी तंजीम से उनका ताल्लुक है, या पंजाब के हैं, या केपी के हैं, या बलूचिस्तान के हैं, उनके नाम तो बहरहाल आने चाहिए ना। ये आप भी अपने आप को जो महसूस आप कर रहे हैं वही मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने तो आज तक रमीज राजा साहब से मैंने तो बात भी नहीं की, मैंने तो सिवाय एक दो बातों के उनसे मेरी तो बात ही हुई। आपके पास आपके प्रोग्राम में मैंने अक्सर सुना है कि आपको प्लेयर्स नहीं मिलते, ये भी एक मसला है। मैं आसिफ यही बात करना चाह रहा था कि आखिर जो फॉर्मर जो रिजीम था वो चाहता क्या था? कंट्रोल मीडिया पॉलिसी थी, आप प्लेयर्स को जो है वो प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होने देते थे, अपने प्लेयर्स के साथ आप लोगों को कनेक्ट नहीं होने देते थे। खुद उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया उस वीडियो क्लिप में जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया सहाफ़ियों वाला कि जी मैं इसलिए डिस्कनेक्टेड हूँ कि 2-3 लोगों के अलावा कोई इस काबिल नहीं है या उनसे उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आप खुद डिस्कनेक्टेड थे, अब आप क्यों बार बार जा रहे हैं, क्यों दुआइयाँ दे रहे हैं हर मीडिया चैनल पर जाके मुझे क्यों निकाला की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये अपनी बात को खुद ही ये डिनाई कर रहे हैं कि आप क्रेडिबल नहीं समझते। तो आप मैं तो फिर वही मुतालबा करूंगा ना कि आप कम अज कम, और ये आपका मुतालबा भी यही होगा और बाकी जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनका भी मुतालबा यही होगा कि आप कम अज कम नाम ले दें। आप कौन है वो गिने चुने सहाफ़ी, उनको छोड़ के आपका भी एक्सपीरियंस कुछ 22-24 साल से आप काम कर रहे हैं, 20 साल मुझे हो गए, बाकी लोगों को भी लगभग इतना ही अरसा हो गया है। तो ये खुद से तय कर लेना कि ये क्रेडिबल है, ये नहीं है। क्रेडिबल असल में वो है जो इनकी बात करे। ठीक है। अच्छा आसिफ ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि आप रमीज राजा साहब के जो बयानात हैं इसमें एक अजीब सा तजाद क्यों है? वो कभी केपी के खिलाफ बयान दे देते हैं कि टीमें यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, रेड फ्लैग जोन है ये केपी, कभी वो साफी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वो इंडियन जर्नलिस्ट से लड़ जाते हैं। तो रीजन आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ऐसी बादशाहत वाली कोई ऐसी कोई चीज है, अनापरस्ती है, गुरूर है क्या ये? देखिए, मैं इतनी बड़ी बात है उनके खिलाफ नहीं करूंगा तो फिर मैं वही कर दूंगा जो उन्होंने किया। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो नजर आ रही है ना। एक आदमी जिसके पास पूरी पावर थी, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये एक कहावत है अंग्रेजी की। लेकिन अब मैं इस पर रमीज राजा साहब को नहीं लेकर आ रहा, लेकिन रमीज राजा साहब ने अपने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, एक होटल में, मैं भी उसमें था, आप भी उसमें थे, तो उस वक्त भी उनसे ये सवाल हुआ था कि आप वन मैन शो है आपका। तो उन्होंने हजराहे मजाक उसका इतराफ भी किया था, लेकिन मजाक में कहा था, आपको याद होगा अली? जी जी बिल्कुल। वन मैन शो जो हर मामले में रमीज राजा साहब का जो इंटरफेरेंस था वो बहुत ज्यादा था। उन्होंने टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात की कि उन्होंने T20 के प्लेयर्स टेस्ट में लाना वो चाहते हैं, और उन्होंने बाबर से बात भी की इस हवाले से, क्योंकि उनका काम नहीं है, ये कोचेस का काम है, ये बाकी लोगों का काम है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं सहाफत के जिन खिलाड़ियों की उन्होंने बात की, सहाफी। अच्छा मुझे फाइनल कंक्लूड दे दें 10 सेकंड के अंदर कि अब लाहेअमल आप लोगों का क्या होगा? हमारा लाहेअमल एक ही है, सिंपल सा, कि रमीज राजा साहब नाम लें। तो अगर नाम नहीं लेते हैं तो फिर इस बयान पर माजरत करें और इस मामले को खत्म करें। ये हमारा बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आसिफ खान ने, क्योंकि मुझे याद है सजास वो एसोसिएशन है, सजास के बल्कि पाकिस्तान में जहां जहां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पीसीबी का जो मीडिया डिपार्टमेंट उसको उन्होंने अजरक भी पहनाई है, उसको उन्होंने ऑनर भी दिया है, उसकी उन्होंने इज्जत भी की है। तो जो तमाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो सब के सब पीसीबी के साथ मिलकर चल रहे थे। हालांकि पीसीबी के जो हलके थे वो ये कहते थे जी कि हम उसका कार्ड नहीं बनाएंगे जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे सहाफियों के लिए कि जी ना ये हमारे यहाँ ही आते हैं, हमारे साथ ही बैठते हैं और हमारे खिलाफ बातें करते हैं। इसी वजह से मैंने अब पीसीबी से अपना कार्ड बनवाना ही छोड़ दिया था, और मेरा कोई कार्ड गुज़िश्ता 2-3 सीरीज से पीसीबी से इसीलिए नहीं बना क्योंकि मैं इस किस्म के ताने ना सुन सकता था ना मैं बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि पीसीबी के जो दरून खाना जो हल्के हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें करते नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। एक नजर डालते हैं इस समरी पे कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और अब तो इस टेस्ट मैच में क्या हुआ आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, ये आपके सामने समरी है कि जहाँ पे 438 रन स्कोर किए, 612 रन किए न्यूजीलैंड ने जवाब में, और इस तरह 170 प्लस रन की बर्तरी हासिल की, और जवाब में पाकिस्तान ने 77 रन किए 2 विकेटों के नुकसान पे, और 97 रन की। अभी भी जो है वो न्यूजीलैंड को अब जो है वो सबकत हासिल है। केन विलियमसन ने अपने कैरियर की 5वीं डबल सेंचुरी स्कोर की, और इससे पहले गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस खेले गए अवे टेस्ट मैचेस उसमें वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। 15 की औसत से उन्होंने रन किए थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो फॉर्म में नजर आए। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए
लिए और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत बड़ी शख्सियत है कि पाकिस्तान की जो रिवर्स स्विंग बॉलिंग है उसका तस्करा उनके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। पाकिस्तान के एक जबरदस्त फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ये जो टेस्ट मैच है इस वक्त जो खेला जा रहा है इसमें एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि एक ऐसी विकेट बना दी गई है कि जहां पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दोनों जो स्पिनर्स हैं वो मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा रन दे चुके हैं। अबरार ने 5 आउट जरूर किए, नौमान ने 3 आउट जरूर किए, लेकिन इस किस्म की क्रिकेट से हमें क्या फायदा होगा? देखें, ये तो इमरान खान के और रमीज राजा के असरात और जो मानी था उन लोगों के असरात सामने आ गए हैं। मौजूदा बोर्ड का तो इसमें अभी अमल दखल इतना नहीं है। तो ये जो क्रिकेट इन्होंने शुरू की हुई थी राजा के जमाने में, तो देखें पिंडी के अंदर इनको एक -1 पहले भी मिला है और -1 एक और मिल गया ICC से कि ऐसी पिचें क्यों बनाई है। और ये सारे जो हालात हो रहे हैं, और जो कैप्टन था बाबर उसने कहा जी कि मुझे तो पूछे नहीं कि कैसी पिच बनाना, तो ये खुद ही बनाते हैं। और राजा झूठ बोलता रहता है कि मुझे नहीं पता, चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन के बगैर क्या हो सकता है इन PCB। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो मौजूदा रोजाना कई चैनलों में ये जमीर राजा के एक बार याद बयान आते हैं, इसको शर्म करनी चाहिए। ये भी तो अपना ऊपर से आया था ना, ये कौन सा इलेक्शन लड़के आया हुआ है। और जो क्रिकेट बोर्ड में लोग थे वो अपना पिछले 4 साल से वही चल रहे थे, हैंड पिक इमरान खान के दोस्त। तो ये ना इन्होंने अपना इलेक्शन करवाए हैं, ना इन्होंने जो क्लबें हैं उनको शुरू करवाया है, कोई काम ही नहीं किया। सिवाय ये यूथ का एक प्रोग्राम करवाया है, उसमें तकरीबन जो सामने चीजें आई हैं 1 अरब रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया। मैं सरफराज भाई आता हूँ, सरफराज भाई मैं इस पर आता हूँ। जो ये PCL इन्होंने करवाई है, विमेंस लीग का आइडिया था, ड्रॉप इन पिचेस के मामला थे, बहुत सारे ऐसे पेंडोरा बॉक्स थे जो खोले गए और जिनका कोई नतीजा हमें हासिल नहीं हुए। लेकिन तरह इस टेस्ट मैच को अगर हम डिस्कस करते हैं, आपको बतौर फास्ट बॉलर, आप इन्वेंटर हैं रिवर्स स्विंग के, आपको कितना अफसोस होता है देख के कि रेड़ा पिचेस बनाई जाती हैं कि जहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है और जो बेचारे फास्ट बॉलर खेलते हैं उनका कैरियर खराब हो जाता है? ये बिल्कुल सही बात की आपने। तो अब ये देखें जो अपना फास्ट बॉलर अभी खेल रहे हैं, इससे पहले जो ये हमजा है इसने बड़ी जबरदस्त विकेटें ली हुई हैं आज इस मैच में। अब आप पिंडी के मैच की बात कर रहे हैं पिचों की, तो जो मैचेस पहले हुए हैं काउंटी मैचेस आपस में फर्स्ट क्लास मैचेस, वो 3-3 दिनों में खत्म हुए हैं। ग्रीन पिचें थी और फैसला कुन मैच होते रहे हैं। अब इन्होंने डेड पिचें बना दी हैं। तो ये ऐसे ड्रॉप इन की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसे एक बकवास है। कारदार साहब मरहूम ने इंग्लैंड से ये पिच बना के लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में लगवाई थी, लेकिन कोई खाता का इंतजाम नहीं हुआ। और यहाँ से नंदीपुर की मिट्टी तो ऑस्ट्रेलिया में भी गई है और उसके बाद ये मिट्टी UAE में भी गई है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें जी बताइए। अच्छा सरफराज भाई, ये तो चले मैं टेस्ट मैच की बात की, लेकिन ये जो दौर था रमीज राजा साहब का, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी मैं आप जो पिंडी की बात कर रहे हैं, अभी मैं पूरा 1 हफ्ता रावलपिंडी में टूर्नामेंट कवर करके आया हूं। वहां मेरी ग्राउंड स्टाफ से बात हुई है, उनका भी यही कहना था कि हम पे सारा मलबा डाल दिया गया है, हमें तो जो कहा था हमने वैसे पिच बना दी, वरना ट्रेडिशनली तो पिंडी की पिच जो है वो बड़ी जबरदस्त रही है, हमेशा फास्ट बॉलर को मदद देती है हमेशा। ये अभी रिसेंटली जो ट्रॉफी वगैरह हुई है उसमें देखें रिजल्ट निकले हैं और 4 दिन का मैच 3 दिन में खत्म होते रहे हैं। फास्ट बॉलरों ने बड़ी विकेटें ली हैं और उसके बाद बाकी जगहों पे भी देख लें तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन ने कहा होगा कि हम मैच ना हारे और अपना ये बोर्ड बच जाए फ्यूचर में के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी हारे हैं, उसके बाद एशिया कप में श्रीलंका जैसी टीम से 2 दफा आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, अब इंडिया से सॉरी ये इंग्लैंड से वाइट वॉश करवाया है।
तो ये सारी चीजें जो आपके साथ, इससे तो रमीज राजा को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो और जितने भी करेक्टर पाकिस्तान में मेरी बातचीत हुई है, हर आदमी इसको पोस्ट रहा है। अच्छा सरफराज भाई, यही मेरा सवाल था सर, मेरा यही सवाल था कि इन्होंने जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा किया, उनके पैसे भी बढ़ाए, उनको टिकट्स वगैरह देके मैचेस में भी बुलाया, उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूं कि बिल्कुल आइसोलेट है रमीज राजा साहब, वन मैन आर्मी है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कोई एक क्रिकेटर भी इनके हक में आवाज नहीं उठा रहा। जो इनके बेनिफिशियरी थे वो भी अब कहीं कोनों खुदरों में छुप गए, वो भी इनके हक में नहीं बोल रहे हैं। देखें, इससे झूठा इंसान शायद ही कोई हो। इसने मुझे फोन किया, नदीम जो हाई परफॉर्मेंस वाला है, नदीम खान, उसका मुझे फोन आया कि रमीज राजा का मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये कोई 1 साल पुरानी बात है कि जी आप कई पेंशन बंद हुई है मेरी 5 साल से, तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। मैंने फिर अपने लॉयर को कहा, और उसके बाद जब कोर्ट में गया तो जज साहब के सामने तो फजल रिजवी ने भी कहा कि चेयरमैन ने कहा हुआ है रमीज राजा ने कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें। तो जब आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने गए तो फिर मुकर गया, यू टर्न इमरान खान की तरह। और अब 1 साल हो गया है, 6 पेशी हो चुकी हैं, बहाने कर रहे हैं और पेश ही नहीं होते, डेढ़ ले लेते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये अपना कोई इंसान है? ठीक है, सरफराज भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सरफराज भाई बात करते हैं रमीज राजा साहब के हवाले से। लेकिन सरफराज भाई अब ये बताएं कि जो नजम मजीद सेठियां हैं, शकील शेख साहब हैं, ये वो लोग जो ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इनके आने से बतौर फॉर्मर क्रिकेटर आपको कितनी उम्मीद है कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी, और जो ये मैच हुआ था ये सब चीजें बेहतर होंगी? देखें, एक तो पुराना आइन बहाल हुआ है, उसके तहत जो ये इंस्टीट्यूशन है या अदारे ये बहाली में आएंगे, उसमें प्लेयर जो हैं जो निकाले हुए हैं या बेचारे बेरोजगार हुए हैं वो आएंगे। उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट शुरू होगी, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, ये सारी चीजें करनी है ना। तो इन्होंने तो ये कुछ भी नहीं किया, ये तो अपना 4-5 साल से अपना बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं, सैरे कर रहे हैं। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अंडर 19, अंडर 16 ये आज 4 साल से कोई इनकी अपना बाकायदा मैचेज ही नहीं हुए, अब शुरू होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें अब मौजूदा जो चेयरमैन आया है नजम सेठी, वो पहले भी रहा है 3, उसका काफी एक्सपीरियंस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है, लेकिन इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं वो देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं, कोई वो काम करने वाले हैं या नहीं। और उसके बाद जो शायद अफरीदी साहब हैं, वो भी अपना नाम तो उनका बड़ा है, लेकिन क्विक चेंजेस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्विक चेंजेस ना करें। 21 अनाउंस किए हैं तो अगले दिन 22 हो गए, उसके बाद फिर 2-3 प्लेयर अपना नए डाल दिया, आखिरी ये भी ऑन गोइंग टेस्ट मैच है, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आज जो कैप्टन है आपके बाबर आजम, उसने बड़े सरल बयान दिए हैं। उसने कहा मुझे पूछे नहीं, ये खुद ही अपना मालिक बने हुए हैं और खुद ही अनाउंस कर रहे हैं हर चीज का। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद जो चेयरमैन आउटगोइंग है वो मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ जो बकवास कर रहा है टीवी के ऊपर, ये तो बंद होनी चाहिए। और उसके बाद इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए रमीज राजा के ऊपर कि ये अपना जो बोर्ड के खिलाफ और प्लेयरों में इख्तिलाफ डलवा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सरफराज भाई ये बताएं कि अब शर्जील खान जैसे प्लेयर की वापसी हुई है, और भी प्लेयर जो हैं उनको टीम में शामिल किया गया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर को शामिल किया गया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उनको लिया जा रहा है। इससे पहले जो वो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे, जो मंजूर नजर थे मोहम्मद वसीम, वो तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को देखते ही नहीं थे। वो तो देखें फेवरेटिज्म चल रहा था, ये सारे मिले हुए थे, राजा, उसके बाद सिलेक्टर जो आप कहते हैं वो लैपटॉप सिलेक्टर,
उसके बाद ये फिर कैप्टन जो है, वाइस कैप्टन, ये एक एका बना हुआ था और ये उन्हीं को लेके चल रहे थे। अब आप देखें कई साल मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नकारा रहा है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया इन्होंने। अब आपने जो बताया कि प्लेयरों को लाए हैं जो मिडिल ऑर्डर के भी हैं और मुख्तलिफ अपना पोजीशन पे खेलते हैं, तो बेहतरी हुई है ना। सरफराज को लेके आए हैं, उसने आते ही मिडिल ऑर्डर को आउटस्टैंडिंग कर दिया है। बाबर आजम नीचे अब आया है और परफॉर्मेंस हुई है, और उसके बाद ये जो आगा है उसने जबरदस्त। अच्छा, आपको क्या लगता है सरफराज भाई, क्या लगता है अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, पता नहीं आपकी निगाहों से वो गुजरा नहीं गुजरा, कि जो स्पोर्ट्स के जो मीडिया के लोग होते हैं वो बिकाऊ होते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, 2-3 के अलावा कोई इस काबिल नहीं कि इनसे बात की जा सके। तो ये कैसी फ्रस्ट्रेशन है कि आप चेयरमैन को भी उड़ा रहे हैं, आप मीडिया को भी उड़ा रहे हैं, फिर आप एक तरफ पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि KP जो है वो क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए सेफ जोन नहीं है। तो इस किस्म के स्टेटमेंट क्या चेयरमैन को जेब देते हैं? ये तो समझता है यही एवरीथिंग, और उसके अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है। और जो चीजें इसने की हैं तो वही की चीजें की हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि प्रेस क्लब वालों को सबको चाहिए कि इससे माफी मंगवाएं और इसके खिलाफ केस करें, अदालत में लेके जाएं कि ये कैसे कह सकता है कि बिकाऊ माल है या इस तरह की चीजें जो इसने प्रेस में TV पे आगे इधर उधर बातें की हैं। इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। ठीक है सरफराज भाई, अब एक तो और चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रमीज भाई की कि जो उन्होंने की हैं, उसका मुझे कुछ उसका वजह समझ में नहीं आई है। ड्रॉप इन पिचेस का मामला हो, वो टाइम फिश हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर फॉरेन कोचेस को लेकर आ गए। अब आपको किसी ने, कौन फॉरेन कोच था जो आपको कोच कर सकता है, या कौन है जो बड़े बड़े प्लेयर को मियादाद को फॉरेन कोच आगे कोच कर सकता है? इसी सिस्टम से हम जो है वो 75 का वर्ल्ड कप भी खेले, 79 का वर्ल्ड कप भी खेले, 83 का भी खेले, 92 का जीते, 2009 का वर्ल्ड कप जीते, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते, मेलबर्न में आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो हमारा एक सिस्टम था, उसको पूरी तरह से जो वो खत्म करके अब फॉरेन कोचेस को लेकर आना, डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर जो नई क्रिकेट है, जो रीजन की क्रिकेट है, उसको लेकर आना। ये आपको क्या लगता है कि कोई सोची समझो कोई वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म करनी है, या इनकी अपनी सोच थी, अपनी ख्वाहिश थी कोई? देखें, जो ये फॉरेन कोच आएगा इसमें वो एक चीज नहीं होगी कि अपना एका कर लें, जैसे सफैन मुश्ताक, राजा और उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन ये मिलके उसी टीम को 2-3 साल लेके फिर रहे हैं। जब अब फॉरेन कोच आएगा वो अपना नोटिस लेगा कि ये मिडिल ऑर्डर में आप क्यों नहीं आसफ को और दूसरे को, दो दूसरे जो बीच में आते रहे हैं, तो उनकी जगह दूसरे प्लेयर क्यों नहीं लाए। तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग एक तो ये खत्म होगी और परफॉर्मेंस के ऊपर लोग आएंगे, और उसके बाद फिर जो इसके ऊपर फिजिकल फिटनेस है, अब आपके प्लेयर देखें किस तरह हो जाते हैं, तो ये फिजिकल फिटनेस के भी ऊपर ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, जिससे मैं कहता हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और फॉरेन कोच का इनको पता होगा कि यारी दोस्ती नहीं चलनी, हमने परफॉर्मेंस करनी है और मेहनत करनी है। तो यही दो चीजें अपना टीम में होती हैं कि मेहनत करें, ईमानदारी से खेलें और डोज ना करें, तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे टीम की बेहतर होगी। तो ये तो पहले भी रहा है, इसको पता अब चीजों का पाकिस्तान में कि क्या सिस्टम चलता है। आपको क्या लगता है कि ये जो शाहिद आफरीदी को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया, इनके आने से किस हद तक बेहतरी होगी? और फिर विकी आर्थर की, या अगर विकी आर्थर अवेलेबल नहीं होते तो कोई और फॉरेन कोच अगर लेकर आते हैं, तो ये कॉम्बो कैसा रहेगा? नहीं, इसके साथ जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो थोड़ी हैवी होनी चाहिए थी। अब रजाक तो बेचारा बोलेगा नहीं, उसको पता है तनख्वाह मिल रही है अच्छी। उसके बाद जो दूसरे हैं अपना साहब, राव साहब, वो भी इतने पाए के तो नहीं आप के अफरीदी के आगे बोले, जो अफरीदी कहेगा वही चलेगा। तो ये मैं कहता हूँ ना कि पाए के अपना शुएब अख्तर को क्यों नहीं रखा, ताकि कोई मुकाबला हो ना, कोई आगे से जवाब दे कि ये सिलेक्टेड किया है, किस बेस पे किया है, परफॉर्मेंस देखें, आपस में सवाल जवाब हो, जब जाके सिलेक्शन अच्छी होती है।
तो आप वन मैन शो, इधर भी वन मैन शो अगर ठीक कर है। देंगे अच्छा, तो क्या होगा? ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा सरफराज भाई सवाल ये है कि अब जो इतना सब कुछ मैस हो गया, अब नजम सेठी साहब को और जो ये नई कमेटी आई है इसको करना क्या चाहिए, कि क्या लाइव ऑन एक्शन लेना चाहिए जिससे पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, वो क्रिकेट बोर्ड पे बहाल हो और क्रिकेट बोर्ड भी आवाम को अपना समझे और आवाम भी क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी हो? क्योंकि रमीज राजा साहब ने हमेशा, और उनकी जो पूरी समी बर्नी और जो उनकी पूरी टीम थी, उसने हमेशा आवाम को डिसओन किया है। उन्होंने कभी भी आवाम को साथ लेके नहीं चले, जर्नलिस्टों को साथ लेके नहीं चले। देखें, ये नजम सेठी काफी मंजा हुआ है और ये पहले भी बोर्ड में रहा है, लेकिन जो ये 14 रुकनी कमेटी है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कमेटी बनाई है। छोटी बना लेते तो बेहतर था, और उसको आगे जो इनको जरूरत पड़ती तो पावरें इनको मिलनी हुई हैं तो ये एक्सटेंड कर सकते थे। तो 14 रुकनी कमेटी, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे, वो कहते हैं ना कि ऐसे मजमा जमा करने वाली बात है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, पहले भी किया है जी। ठीक है, 2023 में कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी? मेरा ख्याल है कि अगर ईमानदारी से काम करेंगे और एज पर आइन जो है इलेक्शन करवाएं, क्लबों को बहाल करें, अदारे जो हैं इंस्टीट्यूशन उनको अपना फुल फ्लैज साथ अपना उनकी क्रिकेट शुरू कराएं। अब अदारे कह रहे हैं कि हमने तो बजट अभी रखा ही नहीं था, हमें क्या पता था बहाली होनी है, तो इसमें 1-2 साल लगेंगे। वो एक और ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो इसका अब आप देखें कि कुछ नतीजा तो निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सरफराज भाई। आप, ये हमारा साल का आखिरी शो था और इस शो में हमारे साथ मौजूद थे बिग सैफ सरफराज नवाज। हमें उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू थोड़ी तल्ख है, थोड़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल जो है वो इनके अपने ख्यालात हैं और वो हमने आपके सामने पेश कर दिए। साल का हमारा आखिरी शो था, हमें उम्मीद है कि आपका ये साल अच्छा गुजरा होगा। लेकिन GTV अपने जो है दोस्तों को नहीं भूलता, अपने साथियों को नहीं भूलता। GTV ने इस साल अपने 2 बड़े हर दिल अजीज़ साथी जो खोए हैं, जिसमें एक अमानत पाशा हैं, एक हमारे टेक्निकल हेड खुर्रम। तो ये साल GTV के लिए इस लिहाज से कोई अच्छा नहीं रहा कि 2 जो अंतक कारकुन, 2 मेहनती साथियों को, 2 डेडिकेटेड कारकुनों को GTV ने इस साल खोया है। लेकिन उम्मीद है कि अगला साल आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशहाली का प्याम्बर बन के साबित होगा। ये हमारा आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि इस साल के तमाम शोज़ आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नए साल नए अज़म के साथ, नए जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।